तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से रिटर्न द बैचलर के न्यू पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हमें बताया जा रहा होता है कि साउथर्न सी गिल्ड की इमरजेंसी सिचुएशन के कारण इयोन और नामियो ने तुरंत मॉर्निंग प्रोविडेंस छोड़ दिया। क्या ये कहावत नहीं है कि फेयरवेल छोटी और क्विक होनी चाहिए। अपना ध्यान रखना इयोन। फिर हमें बताया जा रहा होता है एल्डर जू और वोन मॉर्निंग प्रोविडेंस में ही रहे, लेकिन हियोन के पास उनकी देखभाल करने का समय नहीं था। उसे शादी की प्लानिंग बनानी थी और अजीब तनाव के बावजूद अपनी क्लास पढ़ाती रही, जिससे उन्हें अपने स्टूडेंट की ज्यादा चिंता होने लगी। उसके फादर भी कह रहे होते हैं कि बेशक मैं खाना बनाऊंगा। और हमें बताया जा रहा होता है कई तैयारियों के बाद शादी में केवल एक ही नाइट बची थी। हम देखते हैं कि वहाँ से बहुत सारी गाड़ियां आ रही होती हैं। वहाँ से आर्कड्यूक उतरता है और कहता है इतनी खुशखबरी मिलने के बाद तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे एमसी भी कहता है कि वेलकम है, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। और अपने मन में कहता है शादी के उपहारों से गाड़ी कौन भरेगा और कौन, लेकिन गोल्डन प्लेन ऑफ कोर्स। आर्कड्यूक हमारे एमसी के साथ जा रहा होता है और कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो, क्या मेरे भाई को कोई परेशानी हुई है। हमारा एमसी कह रहा होता है वो ठीक है, योजिन के ज्यादातर समय पढ़ाई में व्यस्त रहने के कारण उसे कोई समस्या नहीं हुई है। तो आर्कड्यूक भी ये बात सुन के थोड़ा चौंकते हुए कहता है कि क्या वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है। हमारा एमसी भी कह रहा होता है कि हाँ, वो देर रात तक प्रैक्टिस करता है और अपने मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करता है, तब भी जब मैं उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहता हूँ। इसके बजाय मैं उसके हेल्थ के बारे में चिंता रहता हूँ, क्योंकि वो इतनी कम उम्र में इतनी कड़ी मेहनत कर रहा है। आर्कड्यूक भी सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि वाह, योजन देर रात तक पढ़ाई कर रहा है। वो इस तरह का बच्चा था जो कभी किताबों की अलमारी की तरफ नहीं देखता था। सच में स्लीपिंग ड्रैगन स्कूल में कुछ खास बात होगी। हमारा एमसी भी कहता है उससे बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि उसके आसपास बहुत प्रतिभाशाली दोस्त हैं। तो आर्कड्यूक कहता है उन्होंने उसके अभिमान को ठेस पहुंचाई होगी, और अपने मन में कहता है उनकी वजह से ही उसने और ज्यादा प्रैक्टिस करना शुरू किया होगा। हमारे एमसी से वो कहता है कि एक बार जब उसे अपनी कमियों का पता चल जाता तो वो उन पर क्रोधित हो जाता और उसका अभिमान उसे इसके बारे में कुछ करने के लिए मजबूर कर देता है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि अमेजिंग, मैंने केवल कुछ शब्द ही बोले, लेकिन उसने अपने भाई के परिवर्तन के पीछे का कारण तुरंत समझ लिया। हमारे एमसी से वो कहता है कि वैसे भी जो कुछ भी मैं अपने साथ लाया हूँ वो गोल्डन सेट की और से आपकी शादी के लिए बधाई गिफ्ट है। और एक चीज निकालते हुए कहता है प्लीज इन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के ले लें, और मुझे लगा कि आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। मुझे उन 3 सेक्ट के बारे में कुछ जानकारी मिली है जो आपकी शादी में शामिल होंगे। आखिरकार अगर आप उनके बारे में जान लेंगे तो ये आसान हो जाएगा। हमारा एमसी ये बात सुनता है और अपने मन में कहता है ये बहुत ज्यादा, लेकिन उनकी गिफ्ट को स्वीकार करने में खोने को कुछ भी नहीं है। हमारा एमसी भी लेते हुए कहता है कि शुक्रिया, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो वो बोलता है कि नहीं, और भी कुछ है मेरे पास। अभी हम देखते हैं कि वहाँ से कोई छलांग मार की छत से आता है और अपनी पावर को रिलीज करने लगता है, और अपने मन में कहता है कि एक सुप्रीम स्टेज मार्शल आर्टिस्ट अपनी पंच को रेडी कर लेता है। और हमारा एमसी भी ये सब देख लेता है, वो भी तैयार होता है। वो बंदा अटैक कर देता है, लेकिन हमारा एमसी अपने हाथ से उसके अटैक को रोक देता है और वहाँ की जमीन एकदम टूटने लगती है। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी ने उसके अटैक को ब्लॉक करके उसको पीछे ढकेल देता है। आर्कड्यूक भी कहता है अपने मन में कि वो ड्रैगन एम्परर नहीं है। ड्रैगन एम्परर कहता है हंसते हुए काफी समय हो गया जब मैंने पहली बार वॉर करते समय अपनी कलाई पर चिंगारी उड़ती हुई महसूस की थी। अरे नौजवान, तुम्हारी उम्र क्या है। और दूसरी तरफ हमारा एमसी अपने मन में कहता है उसकी क्यूआई इविल नहीं है, लेकिन इतनी मजबूत है कि उसे अत्याचारी कहा जा सकता है। अगर वो मेरे दुश्मन होता तो मैं बिना किसी हेजिटेशन के उसे मार देता। हमारे एमसी से वो कहता है ड्रैगन एम्परर तुम किस सेक्ट से हो, क्या तुम मुझे जवाब नहीं दोगे। और दूसरी तरफ हमारा एमसी अपने मन में कह रहा है वो मेरे स्टूडेंट के पेरेंट्स में से एक हो सकता है, और अपने फिर से पावर को रिलीज करने लगता है। दूसरी तरफ ड्रैगन एम्परर कह रहा होता है अपने मन में मैं अपने पैर की उंगलियों से लेकर पूरे बॉडी के चिंगारियों दौड़ती हुई महसूस कर सकता हूँ। मुझे भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि मैं अपने बेटे के टीचर से मिलने जाते समय इतने पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट से मिला। मुझे ऐसा महसूस करते हुए कितना समय हो गया है। और हमारे एमसी से कहता है कि ठीक है, तुम मुझे जवाब नहीं देना चाहते हो, है ना। और अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है मुझे तुम्हारी हिम्मत पसंद है, चलो हम सब मिलकर काम करें। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आर्कड्यूक बीच में आता है और कहता है कि क्या तुम प्लीज एक मोमेंट के लिए यहीं रुक सकते हो। ड्रैगन एम्परर भी कहता है कि तुम कौन हो। तो आर्कड्यूक कहता है कि मैं गोल्डन सेक्ट का योजिन हुआंग हूँ। तो ये बात सुनकर ड्रैगन एम्परर कहता है कि क्या गोल्डन सेक्ट, क्या तुम गोल्डन ड्रैगन हो। और अपनी पावर को रिलीज करना रोक देता है। और ड्रैगन एम्परर कहता है तुम वो बच्चे हो जिसे ड्रैगन की उपाधि मिली है, जबकि तुम उभरते ड्रैगन सेक्ट के रथ संबंधित मेंबर भी नहीं हो। लेकिन तुमने मेरी लड़ाई क्यों रोकी। मैं उस आदमी से लड़ना चाहता हूँ, उससे नहीं। आर्कड्यूक कहता है क्या तुम यहाँ मॉर्निंग स्लीपिंग ड्रैगन एम्परर से मिलने नहीं आए हो। तो ड्रैगन एम्परर कहता है कि हाँ तुम भी। तो आर्कड्यूक कहता है कि हाँ सर,
मैं तो बस उसे सोते हुए अजगर को नमस्कार कर रहा था। तो यह बात सुन के वो ड्रैगन एम्पर तो हेजिटेशन करने लगता है, घबरा जाता है और कहता है कि क्या, तो फिर वो यंग कौन है? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने जो सुना है उसके अनुसार माओमिंग स्लीपिंग ड्रैगन लगभग 40 वर्ष पुराना है। हमारा एमसी इसके पास आता है और ग्रेड करते हुए कहता है, मैं माओमिंग का स्लीपिंग ड्रैगन हूँ सर। वो भी ग्रेड करते हुए कहता है कि ओ नो, क्या मैंने अपने बेटे के टीचर को मुक्का मारने की कोशिश की है ना? मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। हमारा एमसी भी उससे कहता है, ये सरप्राइज की बात थी, लेकिन मैं ठीक हूँ। हमारे एमसी से वो कहता है, ऐसा कहा गया है कि टीचरों को वैसे ही सम्मान दिया जाना चाहिए जैसे कोई हेवन को देता है, लेकिन मैंने आपको बहुत नाराज कर दिया है जब मेरे बच्चे के टीचर की सेवा इस तरह की जानी चाहिए जैसे कि वो मेरा अपना हो। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। हमारा एमसी अपना मन में कहता है, क्या वो जियो योंग के फादर है? वो जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा सरल आदमी है। फिर हमारा एमसी उन दोनों को अंदर ले जा रहा था घर के अंदर। ड्रैगन एम्पर अपने मन में सोच रहा होता है कि माओमिंग का स्लीपिंग ड्रैगन, मैंने जो सुना है उसके अकॉर्डिंग वो सिर्फ बुनियादी स्पेशल पढ़ाते हैं और साथ ही थोड़ी मार्शल आर्ट भी जानते हैं। ऐसा लगता है कि अफवाह झूठ थी। मेरे सामने जो आदमी है वो एक ड्रैगन है। मैंने जिन 5 ड्रैगन को देखा है, नहीं 6 में से जोंग होंग भी शामिल है। वो सबके पावरफुल है। मेरे अंदर ड्रैगन सेक्ट का ब्लड है। मेरी उबलती पावर मुझे उससे लड़ने के लिए कहती रहती है। ये अच्छी बात है कि चुल को जानने के बाद दौरान मुझे थोड़ा धैर्य मिला। इस इच्छा को दबाना बहुत डिफिकल्ट है। हमारा एमसी उन लोग से कहता है चाय पिलाते हुए, तो तुम मेरे वेडिंग की बधाई देने यहाँ आए हो? तो आर्क ड्यूक कहता है कि हाँ, यही मेरा मेन प्लान है। ड्रैगन एम्पायर भी कहता है, मैं वादा करता हूँ कि मैं यहाँ लड़ने या हंगामा करने नहीं आया हूँ। तो हमारे एमसी भी कहता है कि हाँ, मैं उस भाग को समझ सकता हूँ। ड्रैगन एम्पायर हंसते हुए कहता है, ये तो राहत की बात है। दूसरी तरफ हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है, हालांकि जिस मोमेंट वो मुझ पर अटैक किया उस मोमेंट से मुझे जो हिंसक महसूस हुई वो धमकी भरी थी। कुछ लोग डिफरेंट ब्लड के साथ पैदा होते हैं। ये देख कर के जू योंग की आभा एक जैसे ही है। वो सच में फादर और सन है। हमारा एमसी उन लोग से कहता है, लेकिन लगता है तुम बहुत जल्दी आ गए, शादी में अभी भी 2 हफ्ते बाकी हैं। तो ड्रैगन एम्पर हंसते हुए कहता है कि चिंता मत करिए, मैं यहाँ रहते हुए अपने बेटे से ज्यादा मिलने की प्लानिंग बना रहा हूँ। तभी वहाँ पर वही लेडी और वून आते हैं। वो लेडी कहती है कि लड़के, क्या तुम अंदर हो? हमारा एमसी भी कहता है, क्या बात है, मेरे यहाँ अभी कुछ मेहमान आए हुए हैं। तो वो लेडी भी बोलती है कि बीच में बोलने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन मैं यहाँ जल्दी से यहाँ आई हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो हमारा एमसी भी उठता और कहता है कि क्या हुआ? तो वो बताती है, क्या तुम डार्क हेवनली अलायंस सेक्ट को जानते हो? ये बात सुनकर ड्रैगन एम्पायर और हमारा एमसी दोनों ही शॉक होते हैं और कहते हैं अपने मन में, डार्क हेवनली अलायंस? तो लेडी कहती है, वो साउथर्न सी गिल्ड में सुना गया था और मुझे सरप्राइज हुआ कि क्या तुम उनके बारे में कुछ जानते हो? तो हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है, साउथर्न सी इसलैंड ये वही जगह है जहाँ इयोन जा रही है। फिर हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है और एक टावर होता है वहाँ पर, और हमें बताया जा रहा होता है नांगिंग में सबसे फेमस प्लेस, आकाश के ऊपर स्थित टावर। इस जगह की सबसे ऊंची मंजिल पर स्थित कमरों की कीमत 3000 लियांग से ज्यादा है। हालांकि यहाँ राशि इतनी बड़ी है कि इसे फिजूल खर्ची कहा जा सकता है, लेकिन जो लोग उस पैसे को एक बार खर्च करते हैं वो उसे 2 बार खर्च करने में संकोच नहीं करते। फिर हमें देखते हैं एक रूम का सीन जहाँ 2 लड़की खड़ी होती है और कोई अंदर कह रहा होता है, आप बहुत मजाकिया है यंग मास्टर, आप हर काम में इतने अच्छे कैसे हैं? और एक लड़का कह रहा होता है, तुम्हें मुझे चिढ़ाने में मजा आता है ना माँ यांग? फिर हमें एक लड़का और एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की को पकड़े हुए बैठा हुआ था, शराब पी रहा होता है और कह रहा होता है, तुम एग्रेसिव करने लगी हो। तो वो बोलती है कि हाँ यंग मास्टर, एक गेस्ट यहाँ पर आए हैं और मैं इस बंदे का नाम बताया जाता है। इस बंदे का नाम रियोन बैक होता है। रियोन बैक बाहर से बोलता है कि मैं हंग, प्लीज सभी को कमरा छोड़ने के लिए कहो। तो वो बोलती है कि ठीक है यंग मास्टर, आप जैसा कहें। और वहाँ से उठ के वो जाने लगती है और एक बंदा अंदर आता है और वो लड़की और वो लड़का दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तो वो लड़की अपने मन में कहती है, एक मार्शल आर्टिस्ट है। और हम देखते हैं कि वो लड़का आके डायरेक्ट उस बंदे के सामने नील डाउन कर देता है और कहता है कि मैं रूलर ऑफ द डार्क हेवन को ग्रीट करता हूँ। तो ये बात सुनकर रियोन बैक कहता है, ओ गॉड, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे रूलर कहना बंद करो? तो बंदा कहता है, सर मैं किसी को और क्या रूलर कह सकता हूँ? तो रियोन कह रहा था है, मुझे लगता है कि मेरे लिए एक जिद्दी आदमी मानने की अपेक्षा उसे मना लेना ज्यादा आसान है। ये तुम्हारी समस्या है चियोंग। और उस बंदे का नाम चियोंग होता है। और रियोंग कह रहा होता है, जब आराम करने का समय हो तो तुमको आराम करने की जरूरत है। क्या फादर ने भी तुमको ये बात नहीं बताई थी? तो साउथर्न से इसलैंड पर क्या चल रहा है? तो चियोंग कहता है, हमने थंडरिंग स्क्वाड शॉट के 5 मेंबर को भेजा। तो बोलता है रियोन, क्या हमारे सेक्ट के 5 सबसे बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट? क्या तुमको नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा है? तो चियोंग कहता है, साउथर्न एसी की सुप्रीम एम्प्रेस और नॉर्थर्न स्टार फॉर मैन बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैं भी जाने की प्लानिंग बना रहा हूँ। तो ये बात सुन के रियोन कहता है, यहाँ तक कि तुम भी चियोंग? चियोंग कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि नॉर्थ स्टार तलवारबाज एक खतरा क्यों है, क्योंकि वो हमेशा
समय से फेमस रहा है, लेकिन साउथर्न सी की सुप्रीम एम्प्रेस है, क्या वो इतनी पावरफुल है? तो चियोंग बताता है वो अपनी मदर साउथर्न सी एम्प्रेस से कहीं ज्यादा आगे निकल गई है। हमारे मून स्क्वाड के 3 से ज्यादा मेंबर ने उसके हाथों अपनी जान गंवाई है। तो ये बात सुनकर रियोन एकदम चौंक जाता है और उससे कहता है जब हमने पहली बार नॉर्थर्न सी इसलैंड के वॉर की प्लानिंग बनाई थी तो मुझे नहीं लगा था कि ये आसान होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि जब मैं नहीं देख रहा था तो सिचुएशन अजीब हो गई है। तो जियोंग कहता है मैं माफी मांगना चाहता हूँ आपसे, मैं वापस आने से पहले चीजों को साफ करना सुनिश्चित करूंगा। तो रियोन कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि मुझे वहाँ खुद जाना होगा। तो ये बात सुन के चियोंग कहता है आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है यंग मास्टर। तो रियोन कहता है अब कोई और रास्ता नहीं है, मुझे तुम्हारी परवाह है चियोंग, उतनी ही जितनी तुम्हें अपने गरजते आकाश दस्ते की परवाह है। इसके अलावा नॉर्थर्न सी इसलैंड भी उसका एरिया है। कई चीजों में से एक जो मुझे परेशान करती है, नॉर्थर्न सी में मैंने जो 2 घोस्ट भेजे उन्हें भी उसने मार डाला कुछ ही समय पहले। चियोंग ये कहना मुश्किल है कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तो चियोंग कहता है कि लेकिन सर, तभी उसके बात को काटते हुए वो कहता है इस बात का खतरा है कि हम उसके एरिया के इतने करीब पाए जा सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा एरिया है जिस पर हमें कंट्रोल करना होगा ताकि महान मैदानों पर कब्जा करने की दिशा में हमारे पहले कदम को ठोस बनाया जा सके। हम जितना ज्यादा इस मामले को खींचेंगे उतना ही ज्यादा उसे इस बात का एहसास होगा, हमें इसे जल्द और दृढ़ता से खत्म करना होगा। चलो फिर चलते हैं चियोंग। फिर हम देखते हैं कि वो लोग चले जाते हैं और वही लड़की आके कह रही होती है कि यंग मास्टर जैसे दरवाजे खोलती है और कहती है कि आप यहाँ हैं, हमें अब टेबल साफ करना होगा। लेकिन जैसे वो देखती है कि दोनों वहाँ से गायब होते हैं तो वो इधर उधर देखने लगती है और चिल्ला के कहती है कि वो लोग भाग गए। रियोन बैग बिना पे किए यहाँ से भाग गया। फिर हमें नॉर्थर्न से इसलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा वंशी उड़ के तेजी से जा रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है वो खतरनाक लोग हैं, अगर मैं बिना सोचे समझे काम करूंगा और चीजों में देरी करूंगा तो मैं इयोन को खो सकता हूँ। फिर हमारा एमसी वहाँ पर पहुंच जाता है और देखने लगता है और कह रहा होता है मुझे इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। फिर अपने पावर का यूज करके देखने लगता है और कहता है कि उनमें से 5 हैं। ऐसे लोग बहुत कम है, लेकिन वो सभी इतने पावरफुल है कि उन्हें आसानी से हराया नहीं जा सकता। मैंने उनमें से कई को ढूंढ निकाला और मार डाला, लेकिन अभी भी ऐसे प्रतिभाशाली मार्शल आर्टिस्ट जिंदा है। और दांत पीसने लगता और कह रहा होता है ये सच में बेकार है, वे किसी से लड़ रहे हैं, ये तो गोंग है, लेडी गोंग और नॉर्थर्न स्टार फोर्डमैन। फिर हमारा एमपी तेजी से जाते हुए कह रहा होता है लकीली ऐसा लगता है कि वे सभी खतरे में नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे नॉर्थर्न से इसलैंड सिविल वॉर जीत रहा था। काउंटलेस सेट ने सेना में शामिल होकर लड़ाई लड़ी, लेकिन वो नॉर्थर्न से गिल्ड के सफल हमलों की बढ़ती लहर को रोकने में कामयाब नहीं हुए। अगर नॉर्थर्न से इसलैंड गिल्ड की जीत निश्चित लग रही थी, 5 अजीब मार्शल आर्टिस्ट का उदय नॉर्थर्न से गिल्ड की विजय पथ को एक साथ रोक दिया। जब फिर थंडरिंग स्काई स्क्वाड के 5 मेंबर सामने आए हैं तब से 10 से ज्यादा झड़पें हो चुकी हैं। पावर का एक नाजुक संतुलन बन गया था, एक ऐसा संतुलन जो एक तरफ के टूटते ही बिखर जाएगा। और एक बंदा कह रहा होता है धिक्कार है, सब लोग पीछे हट जाओ। नॉर्थ स्टार फोर्डमैनशिप कह रहा होता है तो आज भी यह इसी तरह समाप्त होता है। तो टकला कह रहा होता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगली बार तुम्हारा सर काट दूंगा। तो नॉर्थर स्टार कह रहा होता है प्लीज ऐसा करना बंद करो और सच में ऐसा करने का कोशिश करो। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो ये कह रहा होता है कि परेशान करने वाले कमीने हैं ये लोग, और मैं बताया जा रहा होता है लेकिन नॉर्थर्न से गिल्ड उन छोटी झड़पों को जीत रहा था। ऐसा एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में इयोनमा की सक्रिय और स्ट्रॉन्ग भूमिका के कारण हुआ, जिन्होंने अभी अभी सुप्रीम स्टेज पर इंटर किया था। इयोन ने दिखाया कि वो अपने एनिमी के लीडर से लड़ने के लिए पर्याप्त स्ट्रॉन्ग थी। और दूसरी तरफ ये कह रहा होता है वो सच में बहुत सुंदर है, और अपने मन में कहता है एक बार मुझे लगा कि मेरी भावनाएं गलत थी, क्योंकि मुझे उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था, जिसका मतलब था कि मैं केवल उसकी सुंदरता से प्यार करता था। लेकिन अब बात अलग है, मुझे उस प्यार पर भरोसा है जो समय के साथ बढ़ता गया। एक मेल, एक मार्शल आर्टिस्ट और एक ताऊदी के रूप में एक्सेप्ट करना शर्मनाक बात, लेकिन मुझे और क्या करना चाहिए। मेरी नजर में वो सबसे सुंदर पर्सन है। फिर हमारा एमसी वहाँ आ जाता है तो एक बंदा हमारे एमसी के सामने शॉट रख देता है और कहता है कि तुम कहाँ जाओगे, अपनी पहचान बताओ। तभी इयोन की नजर हमारे एमसी पे पड़ती है और कहती है कि ब्रदर। हमारे एमसी के पास आती है और कहती है इयोन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी हमारा एमसी कहता है तुम सुरक्षित हो इयोन। तो नॉर्थ स्टार फोर्डमैनशिप कह रहा होता है रुको, वो यहाँ कैसे आया, और भागते हुए कह रहा होता है कि मुझे अपने ब्रदर इन लॉ का अभिवादन करना चाहिए क्योंकि वो यहाँ आया है। तभी वो गोंग को देखता है और गोंग एकदम सरप्राइज होती है और अपने मन में ये बंदा सोच रहा होता है सुप्रीम एम्प्रेस मेरी ब्रदर इन लॉ को इतनी उदास नजर से क्यों देख रही है। क्या ये वही फीलिंग नहीं है जो मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं महसूस कर सकता हूँ कि नॉर्थर्न सी की सुप्रीम एम्प्रेस की भावनाएं कितनी प्रबल है। डैम यार, इतने सारे लोगों को इतना कष्ट क्यों देता है। तो गाइस ये एपिसोड यही खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।